फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 36, यूनिट नंबर 10 है। 9th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट हमारी वियर एंड नॉच। तो वियर और नॉच क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करता हूँ आपको कि क्या होता है, डिस्क्राइब करता हूँ कि नॉच क्या है और वियर क्या है। पहले मैं बात करता हूँ आपसे नॉच के बारे में। तो नॉच क्या होता है कि स्मॉल ओपनिंग होती है और इसका यूज़ अपन जनरली करते हैं, जैसे अपना कोई लैब में कोई अपन टेस्ट करते हैं, वहाँ पर डिस्चार्ज वगैरह मेज़र करने के लिए, या टैंक वगैरह का डिस्चार्ज मेज़र करने के लिए वहाँ पर अपन किसका यूज़ करते हैं, नॉच का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा चैनल है, ठीक है, तो ये चैनल जो दिख रहा है आपको, इस चैनल में मेरे को डिस्चार्ज मेज़र कर रहा है। और मुझे चैनल के मैंने कैसा बनाया, मैं लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, छोटा सा कुछ देखना चाह रहा हूँ उसमें, तो छोटा सा चैनल बनाया है। उस चैनल में मुझे डिस्चार्ज मेज़र करना है, तो मैंने क्या किया, वहाँ पर एक ओपनिंग बना दी ऐसी ट्रायंगुलर। अगर आप सामने से देख रहे हो इस चैनल को, तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, छोटा चैनल है ये। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, आप इस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन नॉच। मान लो ये बड़ा है, इसको मैं छोटा सा ऐसे मैंने इसको एक प्लेट लगा दी यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्लेट लगा दी। तो अब पानी कहाँ से गुजरेगा, इस ट्रायंगुलर प्लेट पे से गुजरेगा। तो ये जो आपको ट्रायंगुलर प्लेट दिख रही है ना, प्लेट मतलब ये किसी मेटल की बनी होगी, इस प्लेट को अपन क्या बोलेंगे, नॉच बोलेंगे। इस प्लेट को बोला जाता है नॉच। तो ये अपना एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, मेटल का बना हुआ एक ओपनिंग होती है, जिसको अपन या तो स्मॉल चैनल में लगाते हैं या फिर टैंक में। मान लीजिए कोई टैंक है, टंकी है, अपने घर की छत की टंकी है, इस तरह की कोई टंकी है, लेकिन वो ऊपर से खुली हुई है, ठीक है ना, मतलब लिक्विड जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो उसका जो टॉप सरफेस है, जहाँ से खुली हुई है, वहाँ पर मैंने टॉप पर ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, या फिर उसमें मेटल का मैंने ऐसे बना दिया, या फिर मैंने ऐसे बना दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ना, अब यहाँ से टंकी का भाई यहाँ से पानी निकलेगा इस स्ट्रक्चर में से। तो ये जो स्ट्रक्चर में से पानी निकल रहा है, ये ओपनिंग जो दिख रही है आपको, खुला हुआ एरिया दिख रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। तो नॉच जनरली क्या होता है, ये एक मेटल की बनी ओपनिंग होती है, ठीक है, मेटल की बनी ओपनिंग होती है। और इसको अपन टैंक या फिर कहाँ लगाते हैं, छोटे स्मॉल चैनल में लगाया जाता है। इसका यूज़ जनरली अपन डिस्चार्ज को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड इसके टॉप सरफेस, इसका टॉप सरफेस कौन सा हुआ, इसका टॉप सरफेस तो ये हुआ भाई, ये इसका टॉप क्या हुआ, ये हुआ टॉप एज। तो लिक्विड क्या है, इस टॉप से नीचे ही रहेगा। लिक्विड का जो टॉप लेवल है, इसके टॉप लेवल से हमेशा नीचे रहेगा। देखो, चाहे लिक्विड यहाँ तक बहे, चाहे यहाँ तक बहे, तो इसका टॉप तो ये है और लिक्विड का टॉप ये है। तो लिक्विड हमेशा नॉच के टॉप से नीचे ही रहता है। लिक्विड का जो लेवल रहता है नॉच के टॉप से हमेशा नीचे होगा। तो इसका यूज़ स्मॉल स्केल पर करते हैं और कोई बड़े स्केल पर नहीं किया जाता। मान लीजिए हमारे जो इरिगेशन की बात करते हैं अपन, तो इरिगेशन में मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, कैनाल से फिर क्या निकलती हैं, सब कैनाल, सब मेन से क्या निकलती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी। वाटर कोर्स कौन से होते हैं, जो हमारा किसान बनाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बराहा बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो बराहा है, तो हम देखना चाह रहे हैं, हम किसान हैं, तो हम किसान के हम देखना चाह रहे हैं वहाँ पे जाकर कि भाई ये जो बराहा जा रहा है, इसमें कितना डिस्चार्ज है। तो बराहा कितना, इतना सा चैनल ही तो होता है। तो उसके डिस्चार्ज को मापने के लिए मैंने क्या लगा दिया, वहाँ पे नॉच को लगा दिया। नॉच क्या होता है, मैंने एक प्लेट लगा दी वहाँ पे। मान लो बराहा का शेप ऐसी थी, तो मैंने एक प्लेट लगा दी जो यूँ कटी हुई है ऐसे। तो इस प्लेट को उठा के यहाँ फिट कर दिया, ऐसा हो गया बड़ा। तो यहाँ से पानी ऊपर से कूद के जाएगा। तो यहाँ पर अपन इक्वेशन लगाएंगे बर्नौली की, और फिर अपन क्या ज्ञात करेंगे, डिस्चार्ज को। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है स्मॉल स्केल पर, छोटे पैमाने पर, ठीक है। ये होता है नॉच। अब अगर मैं बात करूँ आपसे वियर की, वियर भी कुछ ऐसी ही चीज़ होती है, लेकिन वियर का यूज़ बड़े स्केल पर करते हैं अपन। वियर कुछ डैम की तरह होता है, ठीक है। इन दोनों में मैं केवल वर्बली मतलब मैं मौखिक रूप से आपको बताऊंगा, डिफरेंस लिखवाऊंगा नहीं दोनों के बीच में डिफरेंस। देखो, क्योंकि अपना वियर चल रहा है, डैम से अपना कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो डैम का यूज़ क्या होता है, डैम का यूज़ होता है कि हम पानी इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ से जब बारिश होगी तो पानी यूँ आएगा, यूँ आ करके और निकल जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उस पानी को स्टोर करना। तो मैंने एक दीवार बना दी बहुत ऊंची। मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 100 फीट की एक दीवार बना दी पूरे थ्रू आउट द सेक्शन।
तो पानी आकर के इस दीवार के पीछे स्टोर होता चला जाएगा, इस दीवार की इधर की तरफ। तो पानी स्टोर हुआ 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट। तो आप सोचोगे सर पानी आता जा रहा है और स्टोर होता जाएगा, तो पानी तो एक दिन ऐसा होगा कि 100 फीट को कूद जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, ये दीवार हमने बनाई है किसके लिए? पानी को रोकने के लिए, कि पानी हमारा यहाँ पर कलेक्ट हो जाए। बात क्लियर है? तो उस कलेक्ट करने के लिए हमने दीवार को बनाया है, और ये दीवार के ऊपर से ही पानी अगर कूद जाएगा तो उस दीवार का कोई सेंस ही नहीं रहेगा बनाने का। तो क्या करते हैं कि पानी कूदने, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ऐसे अगर पानी आता रहा तो एक दिन तो कूद ही जाएगा। तो क्या करें फिर? उसके लिए क्या किया जाए? जैसे मान लो ये एग्जाम्पल मैंने 100 फीट लिया ना, तो 100 फीट से थोड़ा सा नीचे बीच बीच में कुछ जगह, पूरी दीवार नहीं, मतलब मान लो ये जो दीवार ऐसे है ना, और मैं उधर तरफ खड़ा होकर के देख रहा हूँ, तो दीवार मेरे को ये दिख रही है ऐसे। ये 100 फीट है, मान लो यहाँ पर है, ये बॉटम है, बॉटम से 100 फीट की हाइट, इतनी ऊंचाई। तो पूरी दीवार ऐसे बनी हुई है, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ के इसको कूद जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसे अपन एक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बनाए थे, मतलब यूँ बना देते हैं। ये मान लो 100 फीट है, तो ये हमने ओपनिंग दे दी, ये है मान लो 98 फीट या 95 फीट मान लो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 95 फीट। तो अब क्या होगा, पानी जैसे ही बढ़ेगा, बढ़ करके 95 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 95 से जैसे ही 96 हुआ, तो 1 फीट पानी इसके थ्रू, ये जो रास्ते बन रहे हैं ना, इनके थ्रू पीछे की तरफ निकल जाएगा, पीछे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ से पूरी दीवार पे थोड़ी निकल रहा है, पूरी दीवार पर तो चढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी दीवार पर चढ़ने के उसको 5 फीट और चाहिए, लेकिन वो टोटल पानी इन रास्तों से बाहर निकल जाएगा। 95 से ऊपर होते ही सारा पानी बाहर निकल जाएगा, और दीवार के पीछे टोटल 95 फीट तक पानी रुक सकता है। तो ये जो पानी पीछे की तरफ निकल रहा है, पूरा पूरा पानी पीछे की तरफ जा रहा है, ये जो रास्ते बनाए हुए हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं हम स्पिलवे। स्पिलवे का मतलब फैलाने, स्पिल का मतलब होता है फैलाना। तो पानी को फैलाने वाले रास्ते, पानी को फैलाने वाले रास्ते, इनको बोलते हैं स्पिलवे। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ वर्बली इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि डैम तो ये चीज़ थी हमारी। तो डैम को हमने बनाया था किस चीज़ के लिए? रोकने के लिए पानी को, कि पानी रुक जाए। और अपना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है? मान लो ये मैंने डैम बनाया, दीवार, पानी इधर से आ रहा है, तो इधर खड़ा होकर के देखूंगा, पानी जहाँ से आ रहा है वो तो है अप स्ट्रीम, जहाँ को जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो स्पिलवे के थ्रू पानी जाएगा, डाउन स्ट्रीम में आ रहा है अप स्ट्रीम से। तो अप स्ट्रीम का जो हेड है, जो हाइट है, उसको इंक्रीज करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? डैम का। तो डैम क्या करता है? इसकी हाइट को इंक्रीज करता है 2 फीट 3 फीट में। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है? वियर। वियर क्या होता है? ये तो था डैम। डैम तो हमने कहीं पर बनाया था, किसी वैली वाली संरचना ऐसी जगह पे हमने बनाया था। अब मैं आपसे बात करूं अगर वियर की, कि वियर क्या है? वियर में और डैम में इतना अंतर होता है कि डैम के तो ऊपर से पानी नहीं गुजर रहा था। डैम का काम था पानी का जो लेवल है अप स्ट्रीम साइड में बढ़ाना। मान लो ये हमने डैम बनाया है, इधर से पानी आ रहा है, इधर को पानी जा रहा है, तो ये है इसका अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ रहा है। ये डाउन स्ट्रीम है, यहाँ स्पिलवे से पानी निकल जाएगा। ठीक है। तो डैम का काम क्या था? अप स्ट्रीम, और ये डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में हेड को बढ़ाना। ऐसे ही वियर का काम भी क्या होता है? अप स्ट्रीम में हेड को बढ़ाना। ठीक है। ये अप स्ट्रीम में हेड को बढ़ाना, ये वियर का काम होता है। लेकिन वियर में क्या होता है एक चीज़, कि वियर के अंदर पानी तो ये बढ़ रहा है, धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, अप स्ट्रीम साइड में पानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर से भी पानी कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है ना। तो पानी इनके ऊपर से भी कूद जाएगा ऐसे। तो कूदने दो, लेकिन हमें तो मतलब किससे था कि अप स्ट्रीम में हेड बढ़ चुका है। क्योंकि हो सकता है इसके इधर से हमने एक कैनाल निकाल रखी छोटी सी, तो उसमें मुझे पानी चाहिए। पानी कब होगा? जब यहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा? बीच में एक रुकावट बना दो। रुकावट का मतलब वियर। तो वियर क्या होता है? वियर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेसनरी का बना हुआ। मेसनरी का मतलब चिनाई का बना हुआ चाहे वो पत्थर की चिनाई हो, चाहे ईंट की चिनाई हो, चाहे आरसीसी का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो ये होता है हमारा वियर। तो वियर के ऊपर से पानी जाता है, ये भी हेड को बढ़ाता है, लेकिन इसके ऊपर से पानी कूदता है, डैम के ऊपर से पानी नहीं कूदता। और इसके द्वारा भी अपन डिस्चार्ज को मेज़र करते हैं। अब देखो वियर की थोड़ी सी बात, कैसे बनाते हैं, कहाँ पर बनाते होंगे। मान लो इस तरह से सीधा हमारा जा रहा है क्या? कैनाल। ठीक है। कोई भी नदी यूँ सीधी जा रही, नदी नहर कुछ भी, उसमें हमको ये अप स्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम, इधर की तरफ मुझे पानी का लेवल बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पर बीच में एक डैम बना दिया, सॉरी वियर बना दिया।
एक चिनाई कर दी मैंने, मान लो 5 फीट हाइट है मेरे, जो गहराई है नहर की वो 5 फीट है, 5 फीट की हाइट का मैंने 4 फीट की हाइट का मैंने क्या बना दिया, उसके अंदर एक वियर बना दिया, तो पानी यहाँ से लेवल बढ़ के और फिर उसके ऊपर से कूद के जाएगा। तो ये होता है हमारा वियर। तो वियर और डैम में क्या अंतर होता है, दोनों ही सिमिलरिटी क्या होती है, दोनों ही अप स्ट्रीम साइड में हेड को बढ़ाने के काम करते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डैम के पूरे पोर्शन से पानी नहीं गुजरता, केवल स्पिलवे से पानी गुजरता है, जबकि इसके ऊपर से पानी गुजरता है। ठीक है, ये अंतर होता है। तो वियर के द्वारा भी अपन डिस्चार्ज ज्ञात करते हैं, कोई नहर हुई उसका, ठीक है ना। तो वियर में अलग अलग प्रकार के वियर होते हैं, वो अपन सब देखेंगे, उन सब के द्वारा अपन डिस्चार्ज को मेज़र करते हैं। अब बात आती है, अपन पहले इसको लिख लेते हैं इतना, उसके बाद फिर अपन फर्दर देखेंगे। पहले अपन नॉच वियर के बारे में लिख लेते हैं, इनकी पहले लिखते हैं अपन नॉच। ये क्या होता है, ये एक मेटल की बनी ओपनिंग होती है, ये एक मेटल की बनी ओपनिंग होती है, जिसे टैंक या स्मॉल चैनल में लगाया जाता है। इसके द्वारा स्मॉल स्केल पर डिस्चार्ज को मापते हैं। छोटे पैमाने पर डिस्चार्ज को मापते हैं। लिक्विड का लेवल नॉच के टॉप लेवल से हमेशा नीचे होता है। वियर, ये एक मेसनरी का बना स्ट्रक्चर होता है, जिसे चैनल के एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब क्या है, फ्लो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगाया जाता है। चैनल ऐसे जा रहा है तो उसके एक्रॉस लगाते हैं अपन इसको। चैनल के एक्रॉस लगाया जाता है। यह भी डैम की तरह अप स्ट्रीम साइड में लिक्विड के लेवल को इंक्रीज करता है। वह
लिक्विड व इसमें लिक्विड हमेशा वियर के टॉप लेवल के ऊपर से बहता है। इसके द्वारा भी डिस्चार्ज मेज़र करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो चुकी है अपनी, नॉच क्या है, वियर क्या है। अब छोटी सी बात अपन करेंगे किस चीज़ के बारे में कि वियर ये बोलो चाहे नॉच बोलो, दोनों एक ही चीज़। आप देखो एक चीज़ तो कॉमन हो चुकी है, दोनों एक ही चीज़ हैं लगभग। बस ये मान के चलो नॉच तो छोटी चीज़ है, वियर बड़ी चीज़ है, बस कोई अंतर नहीं है। तो जो तरीका वियर में डिस्चार्ज मेज़र करने का वही तरीका नॉच में। तो हम बार बार ये चीज़ नहीं लिखेंगे टाइप ऑफ नॉच उसके बाद टाइप ऑफ वियर, दोनों एक ही चीज़ हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस वो स्मॉल चीज़ है, वो लार्ज चीज़ है। ठीक है ना, वो मेटल की है, वो मेसनरी की है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और ना ही लिखेंगे कि डिस्चार्ज थ्रू अ वियर उसके बाद डिस्चार्ज थ्रू नॉच, एक ही चीज़ है। तो वियर लिखूँ चाहे नॉच लिखूँ एक ही बात है। अब ठीक है ना, बस इन दोनों में डिफरेंस यहीं पर कवर हो चुका है। तो अब अपन लिखते हैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट है जो अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ इसका एक क्रॉस सेक्शन बना करके। अब इसमें अपन लिखते हैं क्या, नोट में लिखेंगे अपन दो तीन चीज़ होती हैं। अगर डायग्राम आप यहाँ बना लो, वहाँ लिख लो, चाहे कैसे ही कर लो। पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम आप साइड में बना लीजिएगा। यहाँ पे ये देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वियर है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, देखो ये वियर है। तो इस वियर की देखो, ये आपको दिख रहा है वियर या नॉच कुछ भी मानो। तो इस वियर या नॉच, ये बॉटम है चैनल का, चैनल के बॉटम, ये वियर का टॉप है। ठीक है ना, तो वियर का जो टॉप है उसको अपन क्रेस्ट या सिल बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं नॉच की तो क्रेस्ट या सिल क्या होता है, ये वो लेवल होता है जिस लेवल के ऊपर से, या फिर वो सरफेस होता है जिसके ऊपर से लिक्विड बह रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे, क्रेस्ट या सिल। तो क्रेस्ट या सिल क्या हुआ, वियर की बात करें तो वियर के तो ऊपर से बह रहा है, यहीं से तो बह रहा है, नीचे से थोड़ी बह रहा है, तो यहाँ से बह रहा है। तो ये लेवल मतलब वियर का तो टॉप लेवल क्रेस्ट या सिल लेवल कहलाएगा। और अगर मैं बात करूँ नॉच की, तो नॉच का तो ये आपको बॉटम है, इसके ऊपर से बह रहा है लिक्विड, देखो। तो इसका बॉटम ही क्या कहलाएगा, हमारा सिल या क्रेस्ट। इसका तो बॉटम लेवल कहलाएगा सिल या क्रेस्ट, और इसका टॉप लेवल, मतलब ये वो लेवल होता है जिसके ऊपर से लिक्विड बहता है। ठीक है ना।
अब बात आती है हमारे क्रेस्ट हाइट की। तो अगर मैं क्रेस्ट हाइट की बात करूं तो जो चैनल का बॉटम है वहां से लेकर के और वियर के टॉप तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस उसको बोलेंगे क्रेस्ट हाइट। सिंपल सी बात है। नेपे और वीन, नेपे एक फ्रेंच का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक शीट, शीट का मतलब लेयर। फ्रेंच का वर्ड है नेपे, उसका मतलब है शीट, शीट का मतलब क्या होता है लेयर। तो ये जो इसके ऊपर से जो हेडअप हुआ है वाटर, जो वाटर इंक्रीज हुआ है वो उसकी जो लेयर बह रही है ना, मान लो 10 सेंटीमीटर की लेयर बह रही है उसके ऊपर से, तो उस लेयर को क्या बोलेंगे नेपे। तो अपन क्यों यूज़ करते हैं ऐसे शॉर्ट बोले भाई 10 सेंटीमीटर नेपे है, तो अपन समझ गए कि उसके ऊपर से जो लेयर बह रही है 10 सेंटीमीटर बह रही है। उसका जो वीन है, वीन अपना 5 सेंटीमीटर, अपन समझ गए उसका वीन मतलब टॉप लेयर की थिकनेस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये 2-3 टर्म है, इन तीनों को अपन लिखते हैं। तो नोट नंबर 1 आप लिखेंगे क्या, क्रेस्ट या सिल। क्या होता है ये, यह है वियर या नोच का वो सरफेस होता है जिस पर से लिक्विड बहता है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं वियर की, अगर मैं बात करता हूं क्रेस्ट या सिल लेवल, तो वियर का तो क्या होता है टॉप सरफेस ऑफ वियर और बॉटम सरफेस ऑफ नॉच। ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं क्रेस्ट हाइट की, तो ये क्या है, यह है चैनल के बॉटम व वियर के टॉप सरफेस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है। तीसरी बात अगर करें नोट की, तो क्या आता है हमारा नेपे या वीन क्या है, वियर के ऊपर से बह रहे लिक्विड की थिन लेयर को ही नेपे या वीन कहा जाता है। तो नेपे वीन के लिए तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नेपे वीन क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, सिल क्या होता है। देखो एक बार RSMSSB में एक क्वेश्चन आया था WRD के अंदर, वो सॉरी PhD के अंदर, कि नेप जो टॉप सरफेस होता है वियर का क्या कहलाता है। तो उस पर ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था क्रेस्ट, दूसरा था सिल, ऐसे करके थे 4 ऑप्शन। तो देखो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर क्रेस्ट होता है या सिल होता है। सर कुछ किताबों में क्रेस्ट लिखा हुआ है, कुछ में इसको सिल माना हुआ है। सिंपल सी बात है, हम किसी ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर बुक की बात नहीं करें, वो अपना आंसर कुछ भी माने, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो क्या आएगा हमारा क्रेस्ट लेवल। बात क्लियर है। सॉरी, क्रेस्ट सिल दोनों एक ही चीज़ होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं होती। होता क्या एक्चुअल में, कुछ ऑथर क्या करते हैं इधर उधर से क्वेश्चंस को बना दिए खुद से, या फिर कुछ मिसप्रिंट हो गए तो ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अब वो बुक्स जैसे तो जब पेपर सेट करते तो उन बुक से अगर क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन उठा लिया मान लो किसी भी किताब से, उसको एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर के अंदर उन्होंने डाल दिया, और उस बुक के अंदर उसने कर रखी है मिस प्रिंटिंग। क्या कर रखी है, ऐसे क्वेश्चन बना रखा है, उसमें क्रेस्ट लेवल सिल लेवल ऐसे लिख रखा है। तो फिर उसमें जो आंसर उसने क्रेस्ट मान रखा है, तो RSMSSB क्रेस्ट लेवल को मान रहा है, जबकि गलत चीज़ है। हम किसी ऐसी अनऑथेंटिक बुक के ऊपर थोड़ी ना क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, हम उसके ऊपर हम जिद बहस नहीं कर सकते, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, एसके गर्ग है हमारी
बुक और जो हमारी अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो मोदी सेठ है, आर के बंसल है, ये स्टैंडर्ड किताब है। तो हम इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड किताब ये है और इन सभी स्टैंडर्ड किताब में इसका मतलब ये लिखा हुआ है, तो हम उसके ऊपर उसको क्वेश्चन लगा सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, वो चीज़ गलत है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अपन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर टॉपिक। टाइप ऑफ वियर या नॉच एक ही बात है। तो 3 अपन अलग अलग आधार पे इनके टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग कैसी है उनकी, ओपनिंग मतलब किस तरह का उनका आकार है, तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। ओपनिंग उनकी कैसी, जैसे अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर नॉच, और अगर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर नॉच, या उसको वी शेप भी बोलते हैं। एक होता है अपना कौन सा, ट्रेपेजॉइडल, और ट्रेपेजॉइडल के अंदर ही एक और नाम होता है, वो मैं लिखवा देता हूँ। तो देखो जैसे एक तो ओपनिंग ये हो गई, ये कौन सा हो गया, और एक हो गई हमारी ये ओपनिंग, एक हो गई हमारी ये ओपनिंग। देखो ये तो है रेक्टेंगुलर, ये हो गया ट्रायंगुलर और वी शेप, ये हो गया ट्रेपेजॉइडल, ये हो गया सिपोलेटी। अब समझ लो, छोटी सी समझ लो आप, ये तो पता ही है रेक्टेंगुलर, ये अपना ट्रायंगुलर बोला है, इसका वी शेप इसलिए वी शेप बोलते हैं, वी शेप बियर या वी शेप नोच। आपको ये दिख रही है, इसमें स्लोप क्या है, 1 in n, 1 वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल, या 1 इसको अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का रेशो है, ये हॉरिजॉन्टल 1 हॉरिजॉन्टल चलने पर कितना वर्टिकल है, इसको बोलते हैं 1 और ये n, 1 in n, ठीक है ना। यहाँ वैसे हमेशा 1 जो होता है वर्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, कोई बात नहीं। ये है θ/2। अब देखो ये ट्रेपेजॉइडल है, वो भी ट्रेपेजॉइडल है, लेकिन ये मैंने 2 क्यों लिखे हैं यहाँ पे, उसका नाम अलग क्यों लिख दिया। देखो ये ट्रेपेजॉइडल है, इसमें इसकी θ/2 1 in n कुछ भी हो सकता है, 1:10, 20, 15, 16, 25 कितना भी हो, θ/2 की वैल्यू 10 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, कुछ भी हो सकती है, सारे ट्रेपेजॉइडल कहलाएंगे। ये भी ट्रेपेजॉइडल ही कहलाएगा, है तो ये भी ट्रेपेजॉइडल, लेकिन इस ट्रेपेजॉइडल में अगर इसका एंगल 14 डिग्री हो, चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का रेशो 1:4 हो, तो इस ट्रेपेजॉइडल को बोलते हैं सिपोलेटी, क्योंकि इसे एक फ्रेंच के इटली के एक वैज्ञानिक सिपोलेटी ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं सिपोलेटी वियर या सिपोलेटी नोच। अब ये इसका क्या सेंस है, क्या मीन है, ये अपन डिस्चार्ज जब मेजर करेंगे तब बताऊंगा। अभी तो बस आप लिख लो कि इस प्रकार के ट्रेपेजॉइडल को जिसकी जो साइड स्लोप है 1:4 है, मतलब 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल है या 14 डिग्री है, तो अपन उसको बोलेंगे सिपोलेटी, ठीक है ना। है तो ये भी ट्रेपेजॉइडल, उस ट्रेपेजॉइडल सिपोलेटी क्यों बोलते हैं, क्या है इसका सेंस, मतलब इसका यूज़ क्या है, वो सब अपन देखेंगे। डिस्चार्ज मेजर दूसरा अपना, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रेस्ट, जिसमें अपने कौन कौन से आते हैं, जिसमें पहला आता है
थिन प्लेट एंड शार्प एज। अब देखो भाई, बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रेस्ट। क्रेस्ट की शेप के आधार पे तो अगर क्रेस्ट की शेप, क्रेस्ट क्या होता है हमारा टॉप लेवल, देखो तो इसमें चार प्रकार के होते हैं, थिन प्लेट एंड शार्प एज। अगर क्रेस्ट कैसा है, बिल्कुल एक प्लेट के रूप में है, ये होता है जनरली हमारा नॉच। नॉच क्या होती है, एक प्लेट होती है मेटेलिक, उसको लगा दिया तो उसका अगर जो टॉप सरफेस है बिल्कुल प्लेट के रूप में, पत्ती के रूप में है, तो अपन उसको बोलते हैं थिन प्लेट। ये थिन प्लेट वियर है अपना, या नॉच है। और शार्प एज आप जानते हो उसकी एज कैसे, बिल्कुल शार्प, उसको बोलेंगे शार्प एज, कोई बड़ी बात नहीं है ये अपनी। दूसरा नैरो क्रिस्टेड। नैरो क्रिस्टेड कौन सा होगा, जिसका जो क्रेस्ट है वो कैसा हो, नैरो हो, सकरा हो, और अगर चौड़ा है तो उसको बोलेंगे ब्रॉड क्रिस्टेड। तो देखो इसमें भी पानी इसके ऊपर से जा रहा है यूँ, इसमें भी पानी इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये नैरो क्रिस्टेड और ब्रॉड क्रिस्टेड। नैरो कौन सा है, इसके ऊपर जो हेड है वो एच है, इसकी चौड़ाई बी है, तो एच और बी की, एच बी से ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा भी कितना, बहुत ज़्यादा है। एच बाय बी का जो रेशो है लगभग 1.6 के बराबर या उससे ज़्यादा है, तब तो कहलाएगा नैरो क्रिस्टेड। और अगर इस तरह से देखो आपको बहुत ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, ये इसकी विड्थ बी है, हाइट एच है, और यहाँ पर बी तो है ज़्यादा और एच है कम, हाइट तो है कम और विड्थ है ज़्यादा, उसके ऊपर से पानी बह रहा है, तो एच अपॉन बी का रेशो 0.1 से 0.4 के बीच में होगा, तो इसको अपन बोलते हैं ब्रॉड क्रिस्टेड। ब्रॉड क्रिस्टेड मतलब उसका क्रिस्ट क्या हो, बड़ा हो, तो पानी इस पूरे के ऊपर से यूं बह रहा है, और एक क्या है, छोटा सा इसके ऊपर से बह रहा है। मान लो एक तो दीवार सी है केवल, उस दीवार के ऊपर से बह रहा है पानी, और एक क्या पूरी स्लैब टाइप की है बहुत बड़ी, उसके ऊपर से बह रहा है। तो स्लैब टाइप की अगर इतनी बड़ी चौड़ाई है तो एच बाई बी का रेशो इसके रेंज में है, तो क्या कहलाएगा, ब्रॉड क्रिस्टेड। ये कहलाएगा हमारा नैरो क्रिस्टेड। एक और होता है ओजी शेप्ड, वो भी लिख देता हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट की शेप के आधार पर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यही हो गए। एक और लिख देते हैं अपन, लेकिन मैंने इन दोनों को एक नंबर में ही डाल दिया है। मैं इसे मिटाता हूँ भाई, आप ऐसे लिखोगे 1 1 के नीचे ये 2 2 के नीचे वो तीसरा बनाओगे, और चौथा भी आप यहीं पर बना लो, इतना तो दिख ही जाएगा खैर आपको। चौथा है ओ डबल ओ जी शेप्ड। ओ जी शेप्ड कैसा होता है, ऐसा होता है ओ जी शेप्ड। तो लिक्विड इसके ओ जी शेप्ड कैसा है, ऐसा है, और लिक्विड इसके कहाँ से बहेगा, ऊपर से ऐसे बहेगा, ठीक है, ये होता है ओ जी शेप्ड। इसकी शेप कुछ ऐसी रहती है, स्मूथ टाइप की सी, इसको बोलते हैं ओजी शेप। तो ये चार प्रकार के हो गई अपने ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रेस्ट, ये हो चुका है अपना। अपना एक लास्ट टाइप ऑफ और है ऑन द बेसिस ऑफ एंड, वो और देख लेते हैं अपन। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अपना जो सी है लास्ट, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ
चैनल्स, इसमें दो होते हैं अपने। फर्स्ट तो होता है विद एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्टेड वियर। दूसरा होता है विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं सप्रेस्ड वियर। समझते हैं क्या चीज़ है ये। अब देखिए भाई क्या होता है, दो चीज़ें इसके अंदर हमारी। पहली चीज़ तो यह है ऑन द बेसिस ऑफ एंड्स। एंड्स में क्या है, विद एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये हमारा चैनल था जिसकी विड्थ थी L, ठीक है। ये टोटल चैनल की विड्थ कितनी थी, L थी, और उस पर मैंने ये वियर बना दिया ऐसे बीच में रेक्टेंगल के रूप में। अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसा है, ऐसा वियर बना दिया। L इसकी विड्थ थी, वियर की विड्थ B है। तो पानी देखो इसके जो आएगा पानी वो कैसे आएगा, ये जो एंड, इसके एंड ये हो गया, एक तो ये एंड हो गया, एक ये हो गया, तो पानी इन एंड पे टकरा के यूं आएगा, यूं इधर की तरफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इस वाले एंड से भी ऐसा आएगा और सामने से यूं आएगा, ठीक है। तो जब पानी ऐसे सेक्शन है तो यूं आएगा दोनों एंड से और यहाँ से सीधा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पानी को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एंड आ गई, एंड आ गए तो पानी को थोड़ा सा सिकुड़ना पड़ रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। सिकुड़ना पड़ रहा है तो मान लीजिए इसका जो एरिया है B और ये डेप्थ मान लो D है, इसका टोटल जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो B/D है। तो पूरे B/D में से पानी एक तरह से नहीं निकल रहा, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना ये यूं, तो ये वाली विड्थ, ये विड्थ मान लो कम है इसकी, तो वो वाली विड्थ मान लो B से कम है X × D। तो देखो जो एरिया था जिस इतने में से पानी निकलना चाहिए था लेकिन निकल रहा है कम में से, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कम हो चुका है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या हो जाता है, जब एंड ऐसे मिलते हैं, जब एंड जहाँ जिस भी वियर में एंड होते हैं ऐसे वर्टिकल या इनक्लाइंड एंड होते हैं, तो क्या होता है, पानी जो है यूं इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस प्रकार के वियर को अपन बोलते हैं विद एंड कॉन्ट्रैक्शन, और इस अगर शॉर्ट में बोलें तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड वियर है ये। कॉन्ट्रैक्टेड वियर का मतलब इसके अंदर जो पानी है इस तरह से निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट होकर के, ठीक है ना। तो इन वियर के अंदर डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, जो हमारा हेड होता है ना, जितना भी हेड है अवेलेबल उसकी 20% कम हो जाती है, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। डिस्चार्ज डिक्रीज्ड बाय 20% ऑफ अवेलेबल हेड, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या है, हमारा ये चौड़ाई थी L के ऊपर हमने केवल यूं पूरी पूरी हमने बंद कर दिया इस तरह से। मान लो इसी को अगर ये जो ओपनिंग थी ना, ये जो ओपनिंग दिख रही थी आपको, ओपनिंग ना देके मैं पूरे को भर दूं, इसको चिनाई कर दूं, तो अब क्या होगा, पूरा पूरा बराबर हो गया। अब पानी पूरे के ऊपर से यूं आएगा, पूरी पूरी लेंथ पर से, देखो पूरी लेंथ पर से पानी आ रहा है।
एल पर से ही पानी आ रहा है पूरे के ऊपर से। इसका मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज हमारा कम नहीं होगा। डिस्चार्ज जितना प्राप्त होना चाहिए था कंप्लीट उतना ही प्राप्त होगा। और इस प्रकार के वियर को अपन बोलते हैं सप्रेस्ड वियर। इसको क्या बोलते हैं? सप्रेस्ड वियर। इसमें लिख देते हैं अपन डिस्चार्ज डज नॉट डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज नहीं होता। दोनों चीज़ होती हैं, इसमें तो होता है और इसमें नहीं होता, इसमें 20% होता है। तो क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इस प्रकार की बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वियर, इसको बोलते हैं सप्रेस्ड वियर। अब हम देखते हैं डिस्चार्ज को मेजर करना। तो हम सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर इस प्रकार के ऐसे वियर में से देखेंगे, ऐसे दोनों प्रकार के। भाई ये भी रेक्टेंगुलर वियर है, अगर इसको कहे तो क्या कहो, भाई ये ऐसे था चैनल के ऊपर मैंने ये बना दिया रेक्टेंगल, यही तो हुआ, वियर ही तो एक तरह से ये। भाई पूरा का पूरा रेक्टेंगल, एक तरह से पूरा पूरा क्या है, रेक्टेंगल। तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर, लेकिन ये रेक्टेंगुलर कौन सा? सप्रेस्ड। ये कौन सा है? रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड। तो हम रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड का भी देखेंगे डिस्चार्ज, रेक्टेंगुलर कॉन्ट्रैक्टेड का देखेंगे पहले, फिर देखेंगे रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड का देखेंगे हम। सप्रेस्ड के बाद में फिर हम देखेंगे ट्रायंगुलर वियर या नॉच का डिस्चार्ज क्या होता है, कितना होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे हम। आएंगे कहाँ से वो फॉर्मूले आएंगे जैसे हमने पिछले लिखे थे ना ऑरिफिस माउथ पीसेस के, वैसे ही कुछ फॉर्मूले हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं हम, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डिस्चार्ज। लेकिन एक छोटी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। कुछों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, पूछते भी हैं बाद में, उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जस्ट मुझे याद आया कि भाई ये जो आपने बताया सर हमें कि एक तो ये वाला था हमारा, जिसमें आपने हमको ये बता दिया कि इसकी तो विड्थ L है, ये B है, ठीक है, बिल्कुल मैंने यही बताया है आपको। और दूसरा बताया मैंने क्या, ये कंप्लीट L है, तो इसके तो पूरे ऊपर से बह रहा है पानी, इसके इतने से बह रहा है। तो सर ये तो छोटा है, B तो छोटा है, L बड़ा है, तो इसका डिस्चार्ज तो ऑटोमेटिकली इससे ज़्यादा ही होगा। मैंने बोला ये तो कौन सा है हमारा, ये तो सप्रेस्ड है, और ये कौन सा है हमारा, कॉन्ट्रैक्टेड है, कि सर इसका डिस्चार्ज तो इससे ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि भी इसकी तो विड्थ ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है। तो सर आप इसको कैसे कह रहे हो कि इसका कम हो जाएगा डिस्चार्ज 20%? अरे भाई मैंने बोला कि इसका तो 20% कम हो जाता है, जबकि उसका इसका उतना ही रहता है, इसका बराबर। जब हम किन्हीं चीज़ों के अंदर, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये तो मैंने आपको समझाया है कि भाई इस तरह से होता है, समझाने के लिए कि इस प्रकार का तो होता है हमारा कौन सा, रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड होता है, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्टेड होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बात क्लियर है कि आपकी पिक्चर क्लियर कैसे हो। जबकि समझाने में और जो हम दोनों में कंपैरिजन करें, दोनों में बिल्कुल अलग अलग है, बहुत दिन रात का अंतर है। क्या अंतर है? अगर आप कंपैरिजन करते हो तो बेस क्या रखते हो, सेम रखते हो। सेम का मतलब क्या है कि मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अगर मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस वाले केस में अगर इसकी विड्थ मान लीजिए 2 मीटर है, तो 2 मीटर की चौड़ाई का हमने इस तरह से अगर कोई दे रखा है ना, इस तरह से अगर हमने मान लो मैंने ये कोई पूरी कटिंग थी, ऐसे टोटल जो चौड़ाई थी उसकी मान लीजिए 5 मीटर है, L बराबर 5 मीटर है, तो पूरे के पूरे 5 मीटर पर मैंने क्या किया, 5 मीटर की चौड़ाई थी, वहाँ पर मैंने एक सेक्शन यूं बना दिया है इस तरह से। तो 2 मीटर चौड़ाई क्या है उसकी, वियर की चौड़ाई, तो पानी इस तरह से यूं जाएगा। तो इसका जो डिस्चार्ज है वो हमको प्राप्त हुआ, मान लीजिए 8 मीटर क्यूब, ठीक है भाई, 8 मीटर क्यूब प्राप्त हुआ है हमको। और अगर मैं बात करता हूँ सेम इसी की, उसी चैनल की बात कर रहा हूँ, और उसी चैनल पर मैंने क्या किया, कंप्लीट पर इस तरह से एक वियर लगा दिया। इस वाले केस में देखो पानी जो है ना केवल यहाँ से बह रहा है, इसके ऊपर से नहीं बह रहा है, केवल इस पोर्शन से बह रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट इसी वाले की, इस पर मैंने चिनाई है ना इसको भर दिया, इसको भरने से ये तो लेंथ अपनी टोटल वही रही, कितनी रही, 5 मीटर। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की, 5 में से जो 2 मीटर वाला पोर्शन है भाई, पानी तो कुएं पर से बह रहा है, लेकिन इस 2 मीटर पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो इस 2 मीटर पोर्शन पे से जो डिस्चार्ज गुजर रहा है वो कितना है हमारा,
10 मीटर क्यूब। ठीक है, बचा कितना, 3 मीटर क्यूब बच गया, 1.5 मीटर इधर बच गया, 1.5 मीटर इधर। इन पे से क्या आ रहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो कह रहा हूँ इस 2 मीटर पर से जो डिस्चार्ज गुजर रहा हो कितना है, 10 मीटर क्यूब। 10 में से 20% लेस कर दो तो कितना आया, 8 मीटर क्यूब। अब बात क्लियर है। तो मैंने क्या किया, बेस को सेम किया है। बेस को सेम कैसे किया कि इस 2 मीटर क्यूब में से, इस 2 मीटर विड्थ में से कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, 8 मीटर क्यूब। 2 मीटर क्यूब क्यों कम हो गया, क्योंकि ये एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और जबकि इस 2 मीटर की लेंथ में से कितना डिस्चार्ज गुजर रहा है, 10 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये किसी प्रकार से कम नहीं हुआ। तो ये तो कहलाएगा मेरा सप्रेस्ड वियर और ये कहलाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्टेड वियर। ठीक है, और जो मैंने आपको थोड़ा सा भी ये वो थीम बता देता हूँ सिपोलेटी वियर की। भाई आपने देख लिया ये तो 10 मीटर क्यूब है, ये 8 मीटर क्यूब है, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाऊँ, क्योंकि इसमें तो पूरे पर से पानी बह रहा है, मेरे को तो पूरे पर से पानी नहीं जाने देना है, मुझे तो केवल इतने पोर्शन पे पानी को जाने देना है। तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से ही मैं क्या करूँ कि मेरा डिस्चार्ज जो है 10 मीटर क्यूब प्राप्त हो जाए। 8 प्राप्त हो रहा है ना, तो फिर मैंने क्या किया, मैं ये जो है ना, ये इसके एंड हैं, इनको धीरे धीरे वाइड करने लगा। इनके एंड को धीरे धीरे वाइड करने लगा। तो मैंने इसके एंड थोड़ा सा अगर ऐसे करूँगा, बॉटम तो मेरा वही रहेगा 2 मीटर क्यूब, और ये मैंने थोड़े से इंक्लाइन कर दिए। ये मैंने कितनी स्लोप दे दी, ये दे दी 10 डिग्री, 10 डिग्री स्लोप दी। तो इसमें जो डिस्चार्ज था वो कितना था, 9 मीटर, 9.5 मीटर क्यूब। तो मतलब मेरा डिस्चार्ज पहले की तुलना में तो बढ़ गया, लेकिन उतना तो नहीं हुआ। उतना कब होगा, थोड़ी सी और इंक्लाइन कर दूँ। तो जैसे ही मैंने ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप मैंने कितनी कर दी, 14 डिग्री कर दी। तो फिर 14 डिग्री करते ही ये मेरा कितना हो गया, जैसे ही मैंने इसकी स्लोप 14 डिग्री करी है, 14 डिग्री करते ही इसमें से जो डिस्चार्ज है वो कितना निकल रहा है, 10 मीटर की डिस्चार्ज। और कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, जितना कि मेरा रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड का था। तो इसको मैं बढ़ाता चला गया और इसको मैंने कितना कर दिया, रेक्टेंगल सप्रेस्ड के बराबर। तो ये भी ट्रेपेजोइडल है, ये भी ट्रेपेजोइडल। तो ये जो ट्रेपेजोइडल बनाया है ना, जिसमें मैंने 14 डिग्री करते ही मेरे को इतना प्राप्त हो गया, तो उस ट्रेपेजोइडल वियर को अपन बोलते हैं सिपोलेटी वियर। क्योंकि ये खोज किसने करी थी, हमारे इटालियन जो साइंटिस्ट हैं सिपोलेटी, उन्होंने करी थी, इसलिए इसका नाम सिपोलेटी वियर रखा गया है। इसके डिस्चार्ज कैसे इन दोनों में कंपनसेट होता है, कितना कम होता है, कितना ज़्यादा होता है, वो सब कुछ देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। देखेंगे डिस्चार्ज को, डिस्चार्ज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक टॉपिक और बचेगा इसमें छोटा सा, कितना एरर होता है अगर हम हेड में थोड़ा सा एरर, गलती से हम हेड को कुछ अलग लिख दें तो डिस्चार्ज में कितना डिफरेंस आ जाएगा। वो दोनों टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।